हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ अंशु कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। कैसे हो सारे। बढ़िया एकदम। कैसी चल रही है पढ़ाई। जैसा कि सभी को पता है, लेक्चर 4 तक की जो हमारी जर्नी है वो अभी तक तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलती आ रही है। लास्ट लेक्चर में बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड तो हुआ था लेकिन अपलोड नहीं हो पाया। एक्चुअली माइक जो है वो उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से लास्ट में जो 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग मैंने की थी उसकी जो वॉइस मेरी है वो नहीं आ पाई है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। जो भी पार्ट हमारा लास्ट लेक्चर में बच गया था उसको हम लोग इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, और कुछ पीवाईक्यूज भी आज हम करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी आज। चले फिर शुरू करें, देखें क्या पढ़ेंगे आज। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो छूटा हुआ हमारा टॉपिक था लाइसोसोम वाला, जो कि सेल ऑर्गेनेली में ही पढ़ाना था मुझे, बट फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों लेकिन ये छूट गया था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। बेसिकली इसमें हमने जो जो चीजें पढ़ रखी है उसको हम एक टेबल की फॉर्म में मैं लेकर के आया हूँ, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है और आपको लगता है कि मुझे सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन आप उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर ये है, समझ लो आपकी 30% की तैयारी होगी, बाकी की 70% रह जाएगी। बाकी की 70% आपका तब तैयार होगा जब आप पीवाईक्यूज या फिर मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया? ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा पीछे है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने चैप्टर किस तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। चैप्टर अगर किसी ने थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ा हो या जिसको कम भी समझ में आया हो, अगर उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्वेश्चन में उसने अपना दिमाग लगाया और सॉल्व उससे अगर हो रहे हैं क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन के आंसर अगर पता है, तब फिर उसका चैप्टर आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें आज का टॉपिक, लाइसोसोम्स। चलिए, लाइसोसोम्स अब क्या है। हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के थे, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ क्यों था? क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट था, और स्मूथ क्यों था? क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं था। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे वो क्या कर रहे थे, वो वेसिकल्स या वैक्यूल्स के फॉर्म में छोटे छोटे बना रहे थे प्रोटीन्स और लिपिड्स। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोटीन बना रहा था, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बना रहा था। अब ये किसके पास जाते हैं? ये जाते हैं गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, वहां पे इनकी पैकेजिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, और सेल में जिस चीज की भी या जिस टाइप की नीड होती है उस टाइप के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करके उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद गोल्जी बॉडी से जो निकलने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। क्या बोला? लाइसोसोम जो है फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं। फिर एक्ट एज द सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये कहने का मतलब ये कि सेल के अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इसलिए क्या बोला इसको, एक्ट एज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, यानी वेस्ट निकालने का काम करेगा सेल के अंदर से, इसलिए हमने इसको बोला वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोला कि दे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स एंड बर्न आउट ऑर्गेनेलीज। कहने का मतलब कि ये क्या करते हैं, लाइसोसोम का काम होता है, क्यों? क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो इनका काम ये है कि फॉरेन मटेरियल कहने का मतलब कि बाहर से, सेल का खुद का नहीं, सेल के बाहर से अगर कोई चीज इसके अंदर सेल के अंदर एंटर करती है तो ये लाइसोसोम का काम होता है कि इस डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज करके उस फॉरेन मटेरियल को या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनेली जो कि थोड़ा कट गया हो, फट गया हो, वैसे ऑर्गेनेली को क्या करे, क्लीन करे, मेंटेन सेल्स क्लीनिनेस, यानी उनको हटा दे, मार दे, खत्म कर दे पूरी तरीके से। ठीक है, ये काम किसका होता है? लाइसोसोम का काम होता है। क्या काम बोला कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट है वो यूज करेगा इन फॉरेन मटेरियल्स जो कि सेल के अंदर आ गए हैं, या फिर ये जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज है उस सेल के अंदर, उनको क्लीन, उनको मार के हटा देगा, और क्या करेगा,
सेल की क्लीनिनेस में काम करेगा। समझ आया? नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लाइसोसोम जो है वो ब्रेक डाउन, लाइसोसोम को हम लोग ना सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग कहने का मतलब कि लाइसोसोम ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, इसका यूज करता है बैक्टीरिया को या जो फॉरेन मटेरियल है उनको किल करने के लिए और सेल की क्लीनिनेस में काम आने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर ऐसे फॉरेन मटेरियल्स या फिर ऐसे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जिनको ये ना मार नहीं पाता है। मतलब इनको अगर ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे फॉरेन मटेरियल्स को अगर खत्म करना है तो इसके पूरे के पूरे सेल को ही खत्म करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि टर्म्ड सुसाइडल बैग्स, क्या बोला, टर्म्ड सुसाइडल बैग्स एज दे मे बर्स्ट ड्यूरिंग द सेलुलर डिस्टर्बेंस। यानी सेल के अंदर अगर किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलती है बाय फॉरेन मटेरियल्स या फिर बैक्टीरिया, तो क्या होता है, लीडिंग टू द सेल्फ डाइजेशन। सेल्फ डाइजेशन का मतलब कि ये लाइसोसोम अपने पूरे सेल के ऊपर ही क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा और खत्म कर देगा। इसलिए क्या बोला, इसको सुसाइड बैग्स बोला। फिर क्या बोला कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर वंस यूजिंग द पावरफुल एंजाइम। पावरफुल एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव पावरफुल एंजाइम। ठीक है, क्या बोला कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करना। यानी कोई बहुत बड़ी बड़ी, जैसे मान लो ग्लूकोन की चेन है या फिर कोई ऐसा मान लो प्रोटीन की चेन है, उसको अगर तोड़ना है लाइसोसोम को, तो क्या काम करेगा, वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा या पावरफुल एंजाइम डालेगा। क्योंकि अगर प्रोटीन तोड़ना है तो अलग एंजाइम लगेगा, फिर उसके बाद अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है तो अलग एंजाइम लगेगा। इसलिए क्या बोला कि पावरफुल एंजाइम डालेगा और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन कराएगा, किसमें, सिंपलर वंस। ठीक है, मान लो बहुत बड़ी एक ग्लूकोज की चेन है, उसमें 10 ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, तो उनको तोड़ के क्या करेगा, सिंगल सिंगल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और वो किसका यूज करके, पावरफुल एंजाइम्स का यूज करके। ठीक है, ये सुसाइड बैग वाला पॉइंट समझ में आया। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं या सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं उसको, क्यों, क्योंकि सेलुलर डिस्टर्बेंस जब होता है तो वो अपने सेल पे ही पूरा का पूरा ये सेल्फ डाइजेशन एंजाइम डालता है, यानी क्या बोलते हैं इसे, डाइजेस्टिव एंजाइम डालता है और अपने आप को खत्म कर लेता है। नेक्स्ट क्या बोला कि इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग डाउन, इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल इस सेल में प्रेजेंट होते हैं या इस सेल के पास आते हैं, उनका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड ओल्ड ऑर्गेनेली। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का तो ब्रेक डाउन करता ही है ये, साथ ही साथ इसमें बैक्टीरिया भी आता है। बैक्टीरिया भी अगर इसके अंदर एंटर करेंगे तो उनका भी ब्रेक डाउन, यानी उनको भी मार देगा। और ओल्ड ऑर्गेनेली, जो पुराने ऑर्गेनेली हो चुके हैं, उनको भी ये क्या करेगा, खत्म करेगा और सेल से हटा देगा। ये होता है लाइसोसोम का काम। ठीक है, लाइसोसोम समझ में आया, छोटा सा टॉपिक था, उतना कुछ बहुत ही ज्यादा इसमें चीजें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आई। लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं। इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम आया है वो कहां से फिल्ड हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। काम क्या होता है इसका, फॉरेन मटेरियल या वॉर्न आउट ऑर्गेनेली पे को डाइजेस्टिव एंजाइम डाल करके खत्म कर देना और सेल की क्लीनिनेस को मेंटेन करना। फिर लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू सिंपलर वंस में यूजिंग पावरफुल एंजाइम। सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब सेलुलर डिस्टर्बेंस होता है तो ये सेल अपने ही ऊपर क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देता है और सेल्फ डाइजेशन हो जाता है इसका। और क्या बोला, इन्वॉल्व है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन कराता है, जिसमें बैक्टीरिया भी आते हैं और ओल्ड ऑर्गेनेली भी आते हैं। समझ आया, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट हम अब बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ क्या, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये सेल, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस हमें क्या, ये मैंने टेबल की फॉर्म में आपके सामने रख दिया है कि कभी आपको रिवीजन करना हो तो ये टेबल देखो, मैक्सिमम चीजें आपकी जो है वो रिवीजन हो जाए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे किस प्लांट में प्रेजेंट है नहीं है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, बाकी एडिशनल चीजें तो आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, पहले हमने बात की सेल के शेप की। प्लांट सेल कैसा होता है, प्लांट सेल होता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, वहीं पे एनिमल सेल कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप का। इर्रेगुलर कहने का क्या मतलब है कि ऐसा रैंडम शेप का। ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है, रैंडम शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। और कैसा, राउंड शेप का, यानी ऐसे से। ठीक है, समझ में आया, सेल शेप समझ आया। नेक्स्ट इज सेल की वॉल। सेल वॉल
यानी Z प्लस सिक्योरिटी फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट में प्रेजेंट होती है, यस प्रेजेंट होती है। एनिमल में सेल वॉल क्या थी, एब्सेंट थी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। ये क्या है, लिविंग मेम्ब्रेन या लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जो कि एक्सपोज्ड होता है किससे, इन्वायरमेंट से सबसे पहले। क्या बोला, प्लांट में प्रेजेंट है, जी प्लांट में प्रेजेंट है। एनिमल सेल में भी ये क्या है, प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। नेक्स्ट इज हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भैया, सेल के अंदर की ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली है, प्लांट में प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है, और एनिमल में भी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, किसमें प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है। कहां रहता है, लाइज ऑन दी वन साइड ऑफ द सेल। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लांट में न्यूक्लियस प्रेजेंट तो है लेकिन कहां पे, लाइज ऑन दी वन साइड ऑफ द सेल। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जब आपको वैक्यूल वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तब आपने देखा था कि प्लांट सेल में क्या रहता है, वैक्यूल जो रहता है बहुत बड़ा रहता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो स्मॉलर साइज का रहता है। प्लांट सेल में रेंज भी दिया हुआ था कितना, 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम जो है वो कवर करके रखता है कौन, वैक्यूल। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इस सेल का जो स्ट्रक्चर है, मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर 50 to 90% जो पार्ट है वो मान लो ऐसे किसने कवर कर रखा है, हमारा वैक्यूल ने कवर कर रखा है। और यहाँ पे आपका बचता है न्यूक्लियस। कहाँ पे है न्यूक्लियस की पोजीशन, साइड में है क्या, इसलिए क्या लिखा है, लाइज ऑन दी वन साइड ऑफ द सेल। किसी भी साइड पे हो सकता है लेकिन होगा कहाँ पे, साइड में होगा। प्लांट में क्या बोला कि प्रेजेंट है और कैसा है, लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ी 50 to 90% कवर कर रहा है, इसमें तो जो सेल के अंदर का वैक्यूम है वो छोटा सा है, तो बीच में हमारा न्यूक्लियस क्या है, आ सकता है आराम से। ये है हमारा येलो वाला न्यूक्लियस, और ये जो रेड से बनाया है वो क्या है, दैट इज वैक्यूल। ठीक है, स्मॉलर वैक्यूल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं किस पे, हम लोग लाइजोसोम पे। लाइजोसोम अभी पढ़ा, लाइजोसोम कैसा है, प्रेजेंट है प्लांट सेल में। क्या बोला कि लाइजोसोम इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट वेरी रेयर, यानी प्लांट सेल में लाइजोसोम प्रेजेंट तो होगा लेकिन अगर किसी प्लांट सेल में लाइजोसोम प्रेजेंट है इसका मतलब कि वो कैसा है, रेयर है। ठीक है, जनरली प्लांट सेल में देखने के लिए नहीं मिलता लाइजोसोम, और एनिमल सेल में तो देखने के लिए मिलेगा हमारा प्लांट, क्या चीज, लाइजोसोम। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस पे आते हैं। गोल्जी एपरेटस क्या है, प्लांट सेल में ये भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में ये जो है वो एब्सेंट, सॉरी एनिमल सेल में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बोला, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद किस पे आते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था हमारा, साइटोप्लाज्म इज द लिविंग या फिर फ्लूइड रीजन ऑफ द सेल। क्या बोला, फ्लूइड रीजन ऑफ द सेल बोला। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। समझ में आए इतने फीचर। सेल का शेप प्लांट सेल में कैसा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, एनिमल सेल में इरेगुलर और राउंड। फिर सेल वॉल की बात की, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल में सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी है। क्या ये लिविंग मेम्ब्रेन है जो कि इन्वायरमेंट के सबसे पहले एक्सपोजर में आती है। सेल वॉल तो हमारी डेड थी। फिर क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट में प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस प्लांट में प्रेजेंट है और है कैसा, एक साइड पे, लाइज ऑन दी वन साइड ऑफ द सेल, और एनिमल सेल में प्रेजेंट है और कहां पे, सेंटर में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, लाइजोसोम। लाइजोसोम कैसा है, प्रेजेंट है बट प्लांट में वेरी रेयर और एनिमल में तो प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, गोल्जी एपरेटस, प्लांट और एनिमल दोनों में ही सेल में क्या है, प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम लोग किस पे आ गए थे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल, यानी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही ये भी प्रेजेंट है। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फीचर इज राइबोसोम। क्या है, नेक्स्ट फीचर इज राइबोसोम। राइबोसोम मैंने बताया था कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। 70s और 80s बताया था कि नहीं बताया था। क्या बोला था, राइबोसोम से रिलेटेड दो बातें याद करने के लिए, एक दैट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, और दूसरा क्या कि अगर राइबोसोम की कहीं पे भी बात हो रही है तो इसका मतलब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे। यानी कि प्लांट सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है।
70s किस में है? 70s हमारा प्रोकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और 80s किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एब्सेंट इन। ये मत पूछना कि प्लास्टिड क्या होता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है प्लास्टिड क्या होता है, अगर नहीं पता है तो जा करके देखिए वो लेक्चर प्लास्टिड। फिर उसके बाद क्या बोला? उसके बाद आता है वैक्यूल। वैक्यूल कैसा था? 50 to 90% इन प्लांट। क्या बोला था? 50 to 90% इन प्लांट सेल। और क्या बोला था? स्मॉलर इन एनिमल सेल बोला था। क्या बोला प्लांट सेल में? फ्यू लार्ज, कुछ हो सकते हैं जो बड़े हों, और सिंगल सेंट्रली पोजीशन, यानी कि प्लांट सेल में ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल वैक्यूल प्रेजेंट हो और थोड़े बड़े बड़े साइज के हो, या फिर अगर सिंगल है तो वो कैसा रहेगा? सेंट्रली पोजीशन, यानी सेंटर में पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा होगा इसने। फिर उसके बाद एनिमल सेल में क्या बोला? कि यूजुअली स्मॉल होते हैं और न्यूमरस होते हैं, यानी कि एनिमल सेल की बात करें तो जो वैक्यूल है वो छोटे होते हैं और कैसे होते हैं? न्यूमरस कहने का मतलब है कि मल्टीपल इन नंबर, यहाँ लिख देते हैं मल्टीपल इन नंबर, यानी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी बात करते हैं हम लोग? सीलिया की। सीलिया क्या है? सीलिया इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सीलिया क्या है? सीलिया जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये जो उंगलियां दिख रही है ना, ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, ये सेल के बाहर निकले होते हैं और किसके लिए हेल्प होते हैं? मूवमेंट कराते हैं। ये क्या कराते हैं? सेल का मूवमेंट कराते हैं। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। क्या बोला? प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल। ज्यादातर एनिमल सेल में ये सीलिया देखने के लिए मिलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लांट में क्या है? प्रेजेंट है बट फ्यूअर इन नंबर। फ्यूअर इन नंबर का मतलब है लेस इन नंबर, ठीक है। क्या बोला? प्लांट में प्रेजेंट तो है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन प्लांट की इतनी एनर्जी नीड नहीं है, यानी प्लांट को इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? प्लांट के पास कम है। एनिमल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मल्टीपल फंक्शनिंग करनी पड़ती है, इसलिए क्या बोला? कि एनर्जी नीड्स भी ज्यादा है, इसलिए क्या बोला? कि प्लांट्स रिप्रेजेंट एंड आर न्यूमरस, यानी सेम चीज, मल्टीपल इन नंबर, ठीक है। क्या बोला? कि एनिमल में प्रेजेंट है और कैसा है? प्रेजेंट इन न्यूमरस, यानी कि कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उनका फूड इनटेक, कि कैसे वो अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं वो, ठीक है। अब प्लांट क्या होते हैं? प्राइमरली कैसे? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब कि ये अपना खाना खुद से बनाएंगे, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे कि किसी और प्लांट पे डिपेंड है अपने खाने पे। कई ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं? दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये कैसे? मेजरली, प्राइमरली से लिखा, क्या लिखा? कि प्राइमरली जो प्लांट सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, यानी अपना फूड जो है वो खुद से बनाएंगे। और ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरीके के आते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक कहने का यह मतलब कि लाइट एनर्जी का यूज करेंगे और फूड बनाएंगे। और क्या बोला दूसरा? कीमो ऑटोट्रॉफिक, यानी केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे और क्या करेंगे? फूड अपना सिंथेसाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है एनिमल सेल। एनिमल सेल को कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक, यानी ये अपना फूड जो है वो खुद से नहीं बनाएगा, क्या करेगा? ये दूसरों पे डिपेंड रहेगा अपने फूड के लिए या न्यूट्रिशन के लिए। समझ आई? प्लांट फीचर यहीं तक थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक। सारे प्लांट फीचर हमने एक एक करके कवर कर लिए, डिटेल स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। नेक्स्ट अब किस पे पढ़ना है हमको? नेक्स्ट अब बढ़ जाते हैं हम लोग टू बी रिमेम्बर्ड। ये मैंने स्पेशली स्लाइड ऐड की है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोगों में क्या होता है कि आप ना पढ़ तो लेते हो, लेकिन आगे चल के 1 महीने 2 महीने बाद भूल जाते हो कि कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड थी, कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थी, कौन सी डबल मेम्ब्रेन बाउंड थी।
कौन सी मेम्ब्रेन लेस थी, भूल जाते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड ऐड कर दी है, इसको अपने नोट्स में जरूर से जरूर ऐड करिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको बस इस पे नजर मारनी है, एक बार याद हो जाएगा आपको सारा। पहला क्या है हमारे पास, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी जिसमें दो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, यानी दो आउटर लेयरिंग है, एक आउटर और एक इनर। इसको क्या बोला, एक तो आता है न्यूक्लियस में, फिर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस में भी दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिल रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आउटर पोरस थी और इनर कैसी थी हमारे पास, इनर हमारे पास फोल्डेड थी। फिर आता है प्लास्टिड, दोनों इसमें भी दो लेयर होती है, ठीक है। फिर क्या बोला, फिर आते हैं हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसमें हमारे पास एक आता है वैक्यूल, दूसरा आता है हमारे पास लाइसोसोम, तीसरा आता है हमारे पास गोल्जी एपरेटस, चौथा आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चार ऐसे हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और फिर लास्ट में आता है हमारे पास दैट इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली, वो क्या है, दैट इज राइबोसोम पहला, फिर दूसरा इज सेंट्रोसोम। आपको ये दो ही नाम याद रखना, ठीक है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल आपको याद रखना है मेम्ब्रेनलेस में। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड जहां पे दो लेयर प्रेजेंट है या दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसमें आते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और, समझ में आया। इसको जरूर से जरूर लिखना है आपको नोट्स में, ठीक है, कोई ऐसा काम चोरी नहीं करेगा जो इसको छोड़ दे रहा है, बाद में पछताओगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब चलिए पीवाईक्यू शुरू करें, पीवाईक्यू शुरू करें, ठीक है। चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। चैप्टर का लास्ट पार्ट ही था हमारे पास ये, और ये आज खत्म हो गया है चैप्टर अपना। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उसको कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो, या फिर लग रहा हो कि किसी का माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली वाला पार्ट अगर थोड़ा सा वीक है, तो उसको एक बार वापस से पढ़ो, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स अगर आप एक से दो बार पढ़ोगे तो वो चीज आपको श्योर से श्योर जो है वो याद हो जाएगी और समझ में भी तो आ जाएगा। ना समझ में आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लो, ठीक है। चलिए शुरू करें पीवाईक्यू, मजा आएगा, शुरू करें। क्या है, सबसे पहले देखिए, विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस, कौन सा ऐसा प्लास्टिड्स है जो कि कैसा है, कलरलेस है, ठीक है। हमने देखा था प्लास्टिड्स कैसे होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कलरेशन का काम कराते हैं। उसमें क्या आ रहे थे, क्रोमोप्लास्ट आ रहे थे। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, फ्लावर्स में या प्लांट के अंदर, सेल के, प्लांट के सेल के अंदर अगर कलर देना होता है तो उसका किसका काम होता है, वो क्रोमोप्लास्ट का। अगर वहीं पे किसी क्रोमोप्लास्ट सेल में क्लोरोप्लास्ट आ जाए या क्लोरोफिल पिगमेंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोला, लेकिन यहाँ पे कलरलेस, दो तरीके के प्लास्टिड पढ़े थे हमने, एक क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या था हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट जो कि कैसा होता है, लैक कलर। क्या क्या है आंसर, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट, एन अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट राइपेंस, द रिस्पॉन्स, सॉरी द रीजन बीइंग, क्या रीजन है कि एक अनराइप यानी पका हुआ नहीं है कोई फ्रूट और वो कैसा है, ग्रीन कलर का है, कैसा है, उसका कलर ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर किसकी वजह से आ रहा होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से आ रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। फिर उसके बाद क्या बोला कि चेंज करा इसने कलर, कब, व्हेन इट राइपन्स, यानी एक फ्रूट जो कि कच्चा है उसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर, लेकिन उसने अपना कलर चेंज किया जब वो फ्रूट क्या हो गया, राइपन, यानी पक गया जब वो फ्रूट। ये रीजन क्या है इसके पीछे का, ये बताना है आपको। पहला है क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट चेंज हो गया क्लोरोफिल में, ये रीजन है। दूसरा, क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोसोम, ये तो एकदम ही गलत है। क्यों, क्रोमोसोम क्या है हमारा, डीएनए, क्या बोला, हमारा जेनेटिक पार्ट, सेल का जेनेटिक पार्ट है क्रोमोसोम। और यहाँ पे क्या है, क्रोमोप्लास्ट चेंज कर रहा है क्लोरोफिल में। भाई क्लोरोफिल तो ऑलरेडी किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट कैसा है, ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर प्रोवाइड करता है। क्या बोला, प्रोवाइड कलर। अगर भाई ये कलर प्रोवाइड कर रहा है और चेंज हो गया ग्रीन कलर में, तो फिर ये तो स्टेटमेंट ही नहीं प्रूव करेगा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम, फिर से देखो किसकी बात कर दिया, क्रोमोसोम चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोसोम का तो कोई संबंध ही नहीं है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का, वो चेंज हो गया इनटू क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्रोवाइड कलर। अब इसमें क्या होगा, कलर आ जाएगा।
ठीक है, यानी आंसर क्या हो गया हमारे पास, दैट इज डी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन समझो आप लोग, क्वेश्चंस की वर्डिंग को पकड़ो कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, बाद में ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो और सही क्या है उससे पहले ये देखो कि गलत क्या है, वो ज्यादा फायदा है। देखो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही ऑप्शन पढ़ा हमने पहला वाला देखा कि क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल, एक बार के लिए ये मान लो समझ में नहीं आया। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोसोम। अरे क्रोमोसोम तो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए की बात करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन की बात करेगा, कलर की बात कहां से आ गई, कट गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा क्या बोला, क्रोमोसोम, वापस से क्रोमोसोम आया, काट दो, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे दो। अब इन दोनों ऑप्शन में से देखो कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट, अब दिमाग में ये देखो कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, पिगमेंट कंटेन करना, वो भी कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, कलर प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे कलर जो प्रोवाइड कर रहा है वो चेंज हो गया ग्रीन कलर में, स्टेटमेंट गलत हो गया जो पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप ऑप्शन देखोगे, आपको जो एलिमिनेट लग रहा है आप काटोगे, बाकी में तुक्के लगा दोगे, ऐसा नहीं करना। जब तक देखो इसमें भी फर्स्ट और फोर्थ में बच्चों को डाउट हो सकता था कि ये क्रोमोप्लास्ट चेंज होगा क्लोरोफिल में या फिर ये क्लोरोप्लास्ट चेंज होगा क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता था। लेकिन इसी के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, आपको पता रहना चाहिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो पिगमेंट कंटेन करता है, ग्रीन कलर का होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर प्रोवाइड करता है। अगर ये पता नहीं होगा तो फिर यहाँ कंफ्यूजन में ही रह जाओगे, फिर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, द फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म, कहां पे, द फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक्स इन हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा फिनोमिना है जहां पे साइटोप्लाज्म श्रिंक करता है एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। जब हम पढ़ रहे थे तो एक टॉपिक बताया था जिसमें क्या हो रहा था कि ये सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट थे ऐसे करके। ठीक है, अब क्या हो रहा था, जब इस सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख रहे थे तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने की वजह से जो सेल के अंदर का वाटर कंटेंट है वो कहाँ चला जा रहा था, बाहर की तरफ चला जा रहा था। और ये जो सेल है वो क्या कर रहा था, ये सेल हमारा श्रिंक कर जा रहा था। ठीक है, सेल क्या कर रहा था, ये सेल श्रिंक कर जा रहा था, और ये सेल अंदर से कैसा हो जा रहा था, अंदर से ये इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सबसे बाहर वाली वॉल क्या है, सेल वॉल, अंदर वाली वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये न्यूक्लियस और ये सेल ऑर्गेनेली, और ये भी क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, जब श्रिंक हुआ, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख रहे थे सेल को, तो सेल के अंदर का कंटेंट बाहर आ रहा था, सेल श्रिंक कर रहा था, और क्या हो रहा था, इसका जो कंटेंट, इसके अंदर का जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या सेल ऑर्गेनेली वाला पार्ट जो है और न्यूक्लियस जो है वो भी क्या हो रहा था, श्रिंक होना, यानी ये सेल वॉल से दूर की तरफ जा रहे थे। देखा था हमने, देखा था, पढ़ा था, ये चीज पढ़ाया है मैंने। ठीक है, ये हो रहा था, लेकिन जो सेल वॉल है वो वैसी की वैसी रह रही थी। ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऐसे फिनोमिना को हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोल रहे थे क्या। फ्रंटोलिसिस पढ़ा है इस चैप्टर में, नहीं पढ़ा है, हटा दो। एसिडोलिसिस पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, हटा दो। फिर क्या बचा है, प्लाज्मोलिसिस, नन ऑफ द अबव भी नहीं। प्लाज्मोलिसिस जिसने पढ़ा है उसको पता होगा कि प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या ऐसी चीज है जिसको हम लोग सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड थी और क्या कर रही थी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही थी, वो किसका जनरेशन करा रही थी, एटीपी का। एटीपी बोले तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या बोला कि एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। एटीपी ही है जो कि क्या करेगी, सारे काम, सेल्यूलर सेल्यूलर फंक्शनिंग, और क्या बोला था वहां पे, मैकेनिकल वर्क, क्या कौन कराएगा, एटीपी कराएगा। अब क्या बोला, डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत फेमस, इसमें कोई कंफ्यूजन क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज डैश कॉइंड द टर्म सेल, कौन है जिन्होंने ये सेल टर्म यानी ये सेल वर्ड को दिया, कौन थे हमारे वो, रॉबर्ट हुक साहब थे।
साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हुक है, उन्होंने क्या किया था सबसे पहले, आई गेस ईयर क्या था, ईयर बताइए 1665 में, इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी, एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी और ये सेल टर्म इन्होंने दिया था। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, उसमें से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्या बोला, और जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो कीप अ पेंसिल इन योर हैंड, और क्या करना है, इस वर्ड को मार्क करना है, क्योंकि कई बच्चे जो है जल्दी जल्दी में क्वेश्चन जो है पढ़ते तो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लिखा इनकरेक्ट रहता है, पढ़ते करेक्ट है, पर उस हिसाब से क्या करते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पे मार्क करनी है, उसके बाद आगे क्या करना है, ऑप्शंस पढ़ने। क्या बोल रहा है सबसे पहले, साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, देखते हैं, हो भी सकता है। फिर क्या बोला, लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ये क्या लिखा है, ऑफ द सेल, ठीक है, लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये अभी हमने पढ़ा, सही है ये तो, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए तो अलग था बाकी सेल से, डिपेंडेंट ही नहीं था वो, उसके पास खुद का क्या था, डीएनए था, और उसके पास राइबोसोम भी खुद का था। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या बोला, साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि ये ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है क्या इसमें, ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, क्योंकि 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, ये तो गलत हो गया। चलो, इनकरेक्ट के हिसाब से तो हमारा यही आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट, क्या है इसका आंसर, कौन सा ऐसा सेल, और कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, कौन सा ऐसा चीज इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्या बोला, वैक्यूल्स जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, उनका इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन नहीं करता है वो। सबसे पहले क्या लिखा, दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, सही है ये तो, क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करके रखता है वैक्यूल, और वैक्यूल के थ्रू क्या करता है, बाहर भी निकाल देता है, ये तो ठीक है, ये फंक्शन है। कौन पूछा क्या है हमसे, नॉट, जो नहीं है फंक्शन, मार्क करिएगा उसको। दे हेल्प विथ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये गलत हो गया, ये नहीं है भाई, यही प्रोसेस ही नहीं है, वैक्यूल ये काम ही नहीं करता है। वैक्यूल का काम क्या है, एक्सेस वाटर या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, और मेंटेन करता है टर्जिडिटी, ये भी सही है, ये भी सही है, और क्या, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी आंसर क्या है हमारा इसमें, आंसर जो हम लोग टिक करेंगे दैट इज करेक्ट आंसर इज कि सेल डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है कौन, वैक्यूल। समझ आया, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, वेयर आर दी एसेंशियल प्रोटीन्स, कहाँ पे जरूरी प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो रिक्वायर्ड फॉर दी सेल मेम्ब्रेन टू मैन्युफैक्चर, यानी कि कहाँ पे या किसकी मेम्ब्रेन में क्या बन रहा है, एसेंशियल प्रोटीन और लिपिड बन रहा है। कहाँ बन रहा था प्रोटीन और लिपिड, कहाँ पे बन रहा था, प्रोटीन जो बन रहा था वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा था, और लिपिड जो है वो कहाँ पे बन रहा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा था। हार्मोन्स भी कहाँ बन रहे थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला, आंसर क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी यहाँ पे लिख ही लो, क्या बोला, आरईआर, आरईआर में कौन बन रहा है, प्रोटीन, और फिर क्या बोला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन बन रहा है, दैट इज लिपिड्स। समझ आया, आंसर क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल, मार्क करिए क्या लिखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर वाटर मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, thereby equalizing water concentration is called, कहने का मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है, वाटर जो मूव कर रहा है
वो एक सेमी परमिएबल, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू मूव कर रहा है। कहां से? फ्रॉम अ रीजन ऑफ जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई है, बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है। वाटर यहाँ से मूव कर रहा है यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि इक्वलाइजिंग वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जितने वाटर के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सम टाइम, क्या बोला? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे 10H2O प्रेजेंट है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर भी अगर 10H2O प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ H2O का कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर हो जाए, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या था? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो जा रहे थे, लेकिन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं जा रहे थे। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन तो सिंपल एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट जब आप अटेन करता है तो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। ऑल ऑफ दी अबव होगा नहीं तो हमारा कौन सा बच्चा आंसर? दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है अक्रॉस या थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ आया? समझ आया इतना? नेक्स्ट चलिए, पीवाईक्यू का भी सफर यहीं पे खत्म होता है आपका। जिनके 10 पीवाईक्यू करा, आई गेस 10 ही करा है ना? हाँ हाँ, 10 पीवाईक्यू, 10 पीवाईक्यू में जिनके भी 5 से ज्यादा सही है, अपने आप को एक सेफ जगह पे पाइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है काफी हद तक, लेकिन आपको इस पे थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। जिसके 8+ या जिसके 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार हो चुका है उसका, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस है, और जैसे कि ये तो सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, बाकी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, और 1 मार्क्स 2 मार्क्स, बाकी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो सिलेक्ट करके वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा लिंक, या फिर जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और जो जितने भी ये जो 4-5 लेक्चर हुए सारे नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। जिन्होंने अगर नोट्स ना बनाए हो, किसी का बैकलॉग हो गया हो, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बीच बीच में जो गैप्स होते रहते हैं अपने बैकलॉग को कवर करो, और मत होने दो बैकलॉग, ताकि जो पेस है वो कंटिन्यू रहे ऐसे, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन बचा है, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज वगैरह वगैरह, वो सारे जो है टेलीग्राम पे डल जाएंगे, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सबको। और जिसका भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, समझिए आपका ये चैप्टर बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार हो चुका है। आपको बढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। जो आएगा हम लोग टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। बाकी ये जो चैप्टर खत्म हुआ है इसके रिवीजन आपको करते रहना है, नहीं तो पढ़ा हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको हर एक हफ्ते में एक रिवीजन प्लानर बनाना ही पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ बायो के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए। आपके पास इतने फॉर्मूलाज है, इतनी सारी चीजें, मल्टीपल सब्जेक्ट्स है आपको, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। मुझे तो क्या है, सिर्फ यहाँ पे बायो पढ़ाना है, बाकी सब्जेक्ट मुझे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, जो मुझे पढ़ाना है वो मुझे आना चाहिए बस। लेकिन आपका क्या है, आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, तो आपको वो सारी चीजें अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है, ठीक है। उसके लिए एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं, तो एक रिवीजन प्लानर बनाइए जिसमें हफ्ते में आप हर सब्जेक्ट्स को कुछ ना कुछ, और हर चैप्टर्स को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते जाए। क्योंकि पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो एट द एंड कहीं ना कहीं वेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपको याद ही नहीं आएगा। सबसे ज्यादा रिकॉल ही बहुत जरूरी है। एग्जाम में आप बैठ रहे हो, उस प्रेशर को हैंडल करना, फिर उस प्रेशर में वो सारी चीजें जो पूछ रहा है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसको रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने सब्जेक्ट अगर होते हैं आपके पास। तो अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जाम तक आप इतनी बार रिवीजन कर चुके होंगे कि आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ चैप्टर 1 ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो गया है। इसी तरह पढ़ते रहिए बच्चों, इस खूबसूरत से सफर में ए सीरीज के साथ जुड़े रहिए द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।